नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा है आप तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। इसी के साथ मेरा नाम है रजत कौशिक और हमारे YouTube चैनल का नाम है GSN विद रजत कौशिक, जिसके माध्यम से हम आप तक कुछ जरूरी जानकारियां तथ्यों के साथ पहुंचाते हैं, साक्ष्यों के साथ पहुंचाते हैं, जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि होती है और आप एक अपने आसपास के समाज को नए नजरिए से देखते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर जो इस वीडियो के अंतर्गत अगर जो आपको कुछ भी थोड़ी बहुत भी जानकारी हमारी अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, और आपको यह वीडियो संपूर्ण अच्छी लगे तो अपनी प्रतिक्रिया स्वरूप हमें कमेंट जरूर करें। और साथ ही अगर जो आपको लगे कि यह वीडियो समाज के लिए और आपके आस पड़ोस के लिए अति लाभकारी है तो इसे शेयर अवश्य करें। और साथ ही इस तरीके की जितने भी वीडियो हैं उन्हें अपने निरंतर क्रम में देखने के लिए हमें फॉलो जरूर करें। हमारा YouTube चैनल है GSN विद रजत कौशिक। तो चलिए आइए हम चलते हैं वीडियो की ओर। वीडियो का जो आज मंतव्य होगा, जिसके अंतर्गत हम कार्य या फिर अनुसंधान या फिर विश्लेषण करेंगे, तो उस प्रोग्राम का नाम है खबर विश्लेषण। खबर विश्लेषण के अंतर्गत आज हम जिस खबर को यहाँ पर आप लोगों से साझा करने वाले हैं वो है साइबर वायलेंस की जद में मासूम बच्चे। जी हाँ, साइबर हिंसा की जद में मासूम बच्चे। यह खबर हमने अब से 3 या 4 दिन पहले 12 जून 2024 के समथिंग है। इसमें एक सुविख्यात अखबार है हमारा अमर उजाला, उसके माध्यम से हमने पढ़ी थी और उसके संपादकीय पेज में यह एक कॉलम में छपी हुई थी। तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा उन लेखक का नाम मेरे याद नहीं है, माफ़ कीजिएगा। तो काफ़ी अच्छा लेख लिखा था उन्होंने। तो उन्होंने WHO के कुछ आंकड़े जारी किए थे और भारत में इसकी क्या स्थिति है, और इसके बाद साइबर हिंसा के बाद जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो किस प्रकार की हैं। तो ये सब उन्हें जानकारियाँ दी थी, और साथ ही हमने अपनी तरफ से इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये एक जोड़ा है। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और आपको बताते हैं WHO कहता क्या है। तो WHO जो एक विश्वसनीय संस्था है, UN की, संयुक्त राष्ट्र की एक अटैचमेंट संस्था है, जो मानवीय कल्याण के लिए और मानवीय आपदाएं जितनी होती हैं उनके संदर्भ में पूरी विश्वव्यापी जनता को आगाह करता है और उन्हें समस्याओं से बचाता है और उनके जन कल्याण के लिए कार्य करता है। ये WHO का कार्य है। तो WHO ने यह आंकड़े 3 महाद्वीपों पर जारी किया। 3 महाद्वीप तो कह नहीं सकते क्योंकि पश्चिमी एशिया महाद्वीप नहीं है, पश्चिमी एशिया अलग से एशिया महाद्वीप का एक हिस्सा है। तो यह 3 कॉन्टिनेंटल बोलूँगा मैं फिलहाल, और पश्चिमी एशिया भी एक कॉन्टिनेंटल का हिस्सा है, तो ये भी संपूर्ण कॉन्टिनेंटल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें यूरोप हो गया, एक उत्तरी अमेरिका हो गया और एक पश्चिमी एशिया। तो इन तीनों कॉन्टिनेंटल के अंदर महाद्वीप के अंतर्गत ये जो 44 देशों पर यह सर्वे किया गया है, उसके अंतर्गत जो बच्चों की संख्या ली गई है, जी हाँ बच्चों, यह बच्चों की उम्र 11 से 15 वर्ष है। सही सुना आपने, 11 से 15 वर्ष। क्योंकि आजकल देखा गया है कि वर्तमान समय में बच्चे ज्यादा इनरोलमेंट हो रहे हैं ऑनलाइन या वर्चुअल दुनिया में, क्योंकि आपने देखा है कि अब समय इतना नहीं रहा, वातावरण ऐसा नहीं रहा कि बच्चे आउटडोर गेम खेल सके। तो वो इसीलिए इंडोर रहकर ही अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए गेम खेलते हैं, वर्चुअल दुनिया में रहते हैं और वीडियो क्रिएटर बनते हैं, या फिर कहेंगे सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सोशल एक्टिविटी में हिस्सा लेते रहते हैं। तो ये सब चीज है। तो इसमें 27,900 बच्चों पर यह अध्ययन किया गया है। तो उनमें से WHO कहता है कि 27,900 बच्चों में से, 44 देशों के 27,900 बच्चों में से 16% ने यह माना है कि उनके साथ साइबर बुलिंग हुई है, यानी कि साइबर हिंसा के रूप में उनके साथ बुलिंग हुई है। और यह आंकड़े पश्चिमी एशिया के अंतर्गत भारत जो है, भारत का एक हमने सेपरेट अलग से रखा है सेगमेंट, तो भारत के भी आंकड़े हैं हमारे पास। तो फिलहाल तो ये तीनों का एक संपूर्ण विश्लेषण है। तो आइए जानते हैं कि साइबर बुलिंग होती क्या है। साइबर बुलिंग के अंतर्गत आपने देखा होगा कि आपके स्कूल कॉलेज या आस पड़ोस में लड़ाई झगड़े या फिर
कॉलेज में कह देते हैं कि रैगिंग हो रही है, कॉलेज में रैगिंग हो रही है, तो इस तरीके की घटनाएं होती हैं। तो इसी प्रकार यह ऑनलाइन माध्यम से वर्चुअल दुनिया की एक रैगिंग है, जो कि साइबर बुलिंग कहा गया है जिसे। और साइबर बुलिंग के अंतर्गत व्यक्ति को डराया जा सकता है, उसे धमकाया जा सकता है, या फिर कहें कि उसे किसी ऐसे काम को करने के लिए फोर्स किया जा सकता है जो कि जनहानि उत्पन्न करे या फिर उसके लिए विनाशकारी साबित हो। तो यह साइबर बुलिंग की परिभाषा है मेरे अनुसार। इसके अंतर्गत व्यक्ति के साथ कुछ भी हो सकता है, उसे उसके साथ आर्थिक तौर पर या फिर उसे शारीरिक तौर पर भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो यह साइबर बुलिंग है। तो साइबर बुलिंग 16% बच्चों ने कहा है कि उनके साथ साइबर बुलिंग हुई है। और WHO कहता है कि इन 44 देशों में से 4 प्रमुख देश ऐसे थे जहां पर यह घटना सबसे ज्यादा देखने को मिली है। तो आइए जानते हैं वो 4 देश कौन से हैं। वो 4 देश हैं बुल्गारिया, लिथुआनिया, मोल्डोवा और पोलैंड। 4 देश कौन से हैं? बुल्गारिया, लिथुआनिया, मोल्डोवा, पोलैंड। तो इन 4 देशों में देखा गया है कि 27,900 बच्चों में से इन 4 देशों में के जो बच्चे हैं उन्होंने कहा कि हमारे साथ साइबर बुलिंग की घटना या फिर साइबर हिंसा की घटना अत्यधिक मात्रा में हुई है। तो यह एक बहुत ही चिंता का विषय है इन देशों के लिए, और शायद सरकार ने वहाँ की इसके प्रति कुछ कदम उठाए हों, हमारा ऐसा अनुमान है। और वहाँ के पेरेंट्स, अभिभावक और बच्चे भी जागरूक बने हों इन घटनाओं से बचने के लिए। तो आइए चलते हैं हम अपने भारत की ओर कि भारत में यह कहाँ स्थान रखता है साइबर हिंसा। तो भारत में जो आंकड़े जारी किए गए हैं वो 2022 के अनुसार हैं, और इसमें से 45% बच्चों ने माना है कि उनके साथ साइबर हिंसा हुई है। साइबर हिंसा हुई है 3 रूप में। 3 रूप कौन कौन से हैं वे? एक नस्लवाद के आधार पर, एक यौन उत्पीड़न के आधार पर, और एक है जानकारी लीक करने के आधार पर। तो 45% बच्चों में से सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो 42% नस्लवाद है। यानी कि 45% बच्चों में से 42% बच्चों ने माना है कि उनके साथ नस्लवाद के आधार पर साइबर हिंसा हुई है। नस्लवाद कह देते हैं कि उनके साथ रंग रूप, जाति, भेद या फिर समुदाय या फिर कहें कि आर्थिक तौर पर उनके साथ एक हिंसा हुई है, जिससे उन्हें काफी हानि भी हुई है। और फिर कहें कि इसके बाद किसका परसेंटेज सबसे अधिक है? तो इसके बाद 35% यौन उत्पीड़न का परसेंटेज सबसे अधिक है। तो यौन उत्पीड़न को तो परिभाषित करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं यौन उत्पीड़न शब्द क्या है। तो यह बहुत गंभीर है, सबसे ज्यादा तो यही गंभीर है 35%, ये यौन उत्पीड़न। यह तो छोटे छोटे बच्चे हैं यार, उनके साथ इस तरीके की घटना, तो सरकार को तो कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए मेरे अनुसार और आप सभी के अनुसार भी। और मैं तो कहूँ इस संपूर्ण वीडियो को, सेशन को इतना शेयर करो कि कम से कम इसके खिलाफ कुछ ना कुछ आवाज जरूर उठे। तो यह 35% यौन उत्पीड़न के केस देखे गए हैं 45% बच्चों में से, और उन्हीं 45% बच्चों में से 23% बच्चों ने कहा है कि उनके साथ उनकी निजता का हनन करने संबंधी यानी साधारण भाषा में कहें तो उनकी जानकारी लीक करने की धमकी दी गई है, और उनकी जानकारी लीक करी भी गई है। उनके फोटो या फिर उनके कुछ आईडीज वगैरह, इस तरीके के कुछ उनके अकाउंट्स वगैरह, इस तरीके कुछ ना कुछ उनके साथ किए गए हैं, या उनके पेरेंट्स के अकाउंट्स वगैरह, इस तरीके कुछ ना कुछ उनके साथ कुछ कार्य किए गए हैं, जो कि जानकारी लीक के एक सेगमेंट के अंतर्गत है साइबर हिंसा में। तो यह भी साइबर बुलिंग ही कहेंगे इसे भी, ये यहाँ भी भारत में भी अपने पैर पसार रही है। तो आइए जानते हैं कि इन सब घटनाक्रमों से हम कैसे बच सकते हैं, इन सब घटनाओं से हम कैसे बच सकते हैं। तो उससे पहले भी इन घटनाओं से हम कैसे बच सकते हैं उसका तो बाद में करेंगे, पर इस घटनाओं के उपरांत जो हमें देखने को मिलता है वो किस प्रकार हमारे सामने आ सकता है। तो यह हिंसा के बाद जो उपजी समस्याएं हैं, जो मानवीय जीवन में देखने को मिलती हैं, बच्चों के जीवन में देखने को मिलती हैं, वो 2 रूप में देखने को मिल सकती हैं। एक तो है मानसिक और दूसरा है शारीरिक। तो मानसिक आधार पर जो देखने को मिला है कि अधिकतर बच्चों में डिप्रेशन, बेचैनी, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, एक दूसरे के प्रति नाराजगी, ईर्ष्या, ये भाव देखने को ज्यादा मिल रहे हैं। और इसके अंतर्गत
बच्चे का एक बौद्धिक विकास रुक गया है, उसके सामाजिक विकास में एक अवरोध, बाधा उत्पन्न हो चली है। तो यह एक सोचनीय विषय है। मानसिक आधार पर तो यह समस्या है जो साइबर हिंसा के बाद देखने को मिली है, और शारीरिक आधार पर उसे थकान, नींद ना आना, शरीर के कई हिस्सों में दर्द, शरीर के जो अलग अलग पार्ट हैं उनमें भी कुछ ना कुछ, इन्हीं सब बीमारियों की वजह से उनमें कुछ ना कुछ डिसीज वगैरह इस तरीके की उत्पन्न हुई हैं जो उसके आने वाले जीवन के लिए खतरा है। और इन्हीं दोनों चीजों की वजह से जो उसका औसत जीवन है वो भी कमतर होता जा रहा है। तो इसलिए मेरा मानना है, या मेरा आगाह तो एक सचेत कहूंगा, आग्रह है कि वो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों का जीवन बचाएं और उन्हें साइबर हिंसा के प्रति एक जानकारी मुहैया कराएं, उन्हें जागरूक करें और अपना आप भी जागरूक हों, और सरकार को भी कहें कि इसके प्रति कुछ कानून बनाएं। तो ये तो हुई इसकी समस्याएं। अब हमें करना क्या चाहिए, तो ये 2 पॉइंट है, हमें क्या करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अब पहला पॉइंट है करना क्या चाहिए। अब हमें करना क्या चाहिए। अब भाई ऐसा है, हमें अगर जो अपने बच्चों को तो भाई उनका मनोरंजन तो करना ही है। अब वातावरण ऐसा नहीं रहा कि हम उन्हें आउटडोर भेज सकें, इंडोर कई कुछ गेम देंगे, और इंडोर के गेम में भाई ऑनलाइन है तो हम कर क्या सकते हैं। आपने देखा होगी, हम अगर जो 10 से 15 साल पहले जाएं तो हमारे पास मारियो गेम थे, टैगन टैग गेम थे, टैगन 3 गेम थे, और भी कई सारे रेसिंग गेम थे, प्ले स्टेशन वगैरह थे। तो हम उसके माध्यम से भी अपने बच्चों का मनोरंजन कर सकते हैं। होता उसके फायदे क्या हैं। एक तो बच्चा ऑनलाइन से बचा रहेगा, वर्चुअल दुनिया से बचा रहेगा। दूसरा, उसका मनोरंजन होगा, उसका विकास होगा, और वो सुरक्षित भी होगा। आपका अगर जो मानना है कि आउटडोर बाहर, घर के बाहर जाने से उसे सारी कुछ दिक्कत आ सकती है, जैसे भाई पर्यावरण आजकल बहुत खराब हो चुका है, तो इस तरीके के अगर जो है तो आप उसे इंडोर के ऐसे गेम मुहैया करा सकते हैं। इससे अलबत्ता दूसरा पॉइंट क्या है, आप उसे अगर जो उसकी जिद ही है, नहीं उसे ऑनलाइन गेमिंग ही करनी है, और मेरा मानना है कि बच्चों की जिद को नजरअंदाज भी नहीं करना चाहिए। तो आपके लिए एक और सोल्यूशन है। अब तो गूगल ने इतनी फैसिलिटी कर दी है कि आप पेरेंटल लॉक लगाकर आप बच्चों को दे सकते हैं। उससे पेरेंटल लॉक का मतलब क्या हो गया कि आप बच्चों को नियत समय के लिए नियत चीज ही दिखा सकते हैं, या नियत चीज ही खिलवा सकते हैं, खेलने के लिए खिलवा सकते हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं मैं, आपका बच्चा अगर जो कुछ खेल रहा है उसके पास कोई लिंक आया, ठीक, आपके बच्चे ने उस लिंक पे टैप कर दिया तो थर्ड पार्टी के द्वारा किसी और साइट पे पहुंच गया, तो वहां से उसे क्या पता हार्मफुल कंटेंट मिले, कुछ ऐसी किसी ऐसे पेज या किसी ऐसी वेब ब्राउज कर ले कि वो उसके लिए हानिकारक हो। तो इसलिए आप उसे पेरेंटल लॉक लगा कर दें कि बच्चे के पास अगर जो कुछ भी अनएथिकल आईडी से कोई भी कंटेंट आए तो वो उसे सोना हो। और फिर दूसरा कि आपका बच्चा अपनी मर्जी से भी कुछ, अपनी मर्जी से क्या कुछ इस तरीके की कुछ वीडियो कंटेंट या फिर ऑनलाइन गेमिंग सर्च ना करे जिससे उसके जीवन में हानि आए। तो यह दूसरा पॉइंट हो गया कि आपको क्या करना चाहिए। तीसरा, तो एक पॉइंट के अंदर 2 सेगमेंट हमारे ये हो गए। तो अब हमें चलते हैं, हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें करना ये नहीं चाहिए कि कोई भी अगर जो ऑनलाइन प्रलोभन के लिंक हमारे पास आए, कोई भी लॉटरी के लिंक आए, या फिर कोई भी ऐसे लिंक आए कि प्रोमो कोड आ गया, कि शॉपिंग डिस्काउंट कोड आ गया, या फिर कोई ऑनलाइन गैम्बलर चल रही है आजकल, इस तरीके के कोई सोशल तो नहीं कह सकते, कोई ऐसे लिंक आ गए, तो आपको करना क्या है, उन पे आंख बंद करके टैप नहीं करना है। उसके पीछे उसका जो URL होता है उसे भी देख लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि सारे लिंक ही गलत होंगे, कुछ ऐसे लिंक भी होते हैं सही होते हैं और कुछ गलत भी होते हैं। सरकारी के पीछे हमेशा .gov.in लगा होता है, कंपनी के पीछे जो वैसी फ्रॉड वगैरह कंपनी होंगी उनके पीछे तो आमतौर पर ये gov.in नहीं लगा होगा। तो आपको देखना है कि अगर जो लिंक के URL के बाद में .gov.in लगा है तो आप उसी लिंक को ओपन करें, और नहीं तो आप आपसे रिलेटेड
आपके काम से रिलेटेड जो लिंक हो आप उसी को ओपन करें, अन्यथा सारे लिंक को आप सेटिंग में जाके कुछ, अब तो इतनी सेटिंग है आप पहले से ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपके पास कौन सा लिंक होगा। नहीं तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इतनी सहूलियत कर दिया है कि वो खुद ही देख सकती है कि आपको क्या चीज दिखानी है, आपका मन क्या है देखने के लिए, तो आप उस पहले से ही डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा लिंक किस कार्यविधि का आप तक संप्रेषित किया जाए, अन्यथा वो अपना भी डिलीट कर देता है। AI तो इस तरीके की फैसिलिटी है, बहुत अच्छी फैसिलिटी है AI, पर कई हद तक इसके नुकसान भी है फायदे भी हैं, पर फायदे के अनुसार चलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये हो गया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हमने दोनों सेगमेंट क्लियर कर दिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये आंकड़े भी एक सुव्यवस्थित तरीके से हमने आपके सामने रखे और इससे किस प्रकार बचा जा सकता है वो जानकारी हमने आपको दी एक विश्लेषित तौर पर। तो हम आपसे आज्ञा लेते हैं और आपसे कहेंगे कि आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए और इसी प्रकार के अन्य कंटेंट जो समाज सुधारक हों और आपके लिए हितैषी हो उन्हें देखने के लिए हमारे चैनल GSN विद रजत कोशी को सब्सक्राइब करें। और आपको अगर जो ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया स्वरूप हमें कमेंट दें, और साथ ही समाज को इससे अवगत कराने के लिए इसे शेयर अवश्य करें। तो इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा, मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।